प्यारे बच्चों, हमारा आज का जो नया टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस से पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में प्रॉपर डिस्कशन कर चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के नॉलेज के बिना आपका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का जो टॉपिक है वो होना बहुत मुश्किल है। इसके लिए आपको पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को प्रॉपरली थॉरोली पढ़ना होगा। ओके, उसके बाद आप इस टॉपिक को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के टॉपिक में हम चार्ज को किसी बॉडी पे स्टोर करने के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा जो कैपेसिटर बनाएंगे, कैपेसिटर का प्रिंसिपल है, कैपेसिटर के टाइप्स। ओके, इसके अलावा हम एक कंडक्टर पे दो डिफरेंट कंडक्टर्स के बीच में चार्ज की शेयरिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। काफी अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं हमारे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इसको, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस जो है ये किसी भी बॉडी पे, किसी पर्टिकुलर कंडक्टर पे चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी है। मींस इट इज द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इटसेल्फ। किसी कंडक्टर का खुद पे चार्ज को स्टोर करने की, जो खुद पे चार्ज को स्टोर करने की जो एबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इसको आप डेफिनेशन दे सकते हैं, द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर to store electric charge is called as its electrical capacitance। इसको इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बोलते हैं और सिंपल लैंग्वेज में इसको कैपेसिटेंस भी कहते हैं। ओके, कैपेसिटेंस भी कह सकते हैं। अभी कैपेसिटेंस है, ये एक पैरामीटर है। आप ऐसे बोल सकते हैं कि एक पैरामीटर है जो किसी बॉडी के चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी को मेजर करके आपको देता है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम थोड़ी सी स्टडी करेंगे। एक मैं आपको पहले फंडा करा चुका हूं, शायद आपको याद हो कि जो पोटेंशियल है, अगर किसी बॉडी पे चार्ज को बढ़ा दिया जाए तो उसका पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज कर जाता है, और अगर किसी बॉडी पे चार्ज को कम कर दिया जाए तो उसका पोटेंशियल है जो वो डिक्रीज कर जाता है। ओके, तो यहां पर एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो आपका जो Q है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो यहां पर अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊं तो मेरे पास एक कांस्टेंट लगता है। उस कांस्टेंट का नाम मैं रखता हूं यहां पे C, कैपिटल C। यहां पर जो कैपिटल C है जो, दिस इज कॉल्ड एज कैपेसिटेंस। इसको आप कैपेसिटेंस बोलेंगे। इट इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और इसका नाम है कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। इसको आप कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर बोलेंगे। यहां पर दो तरीके से इसको समझ सकते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर मैं किसी बॉडी का चार्ज Q इंक्रीज कर दूं और उसका पोटेंशियल भी इंक्रीज हो जाए तो भी हम इस फंडे को बिल्कुल सेम मेथड से लगा सकते हैं। ओके, तो यहां से अगर मैं कैपेसिटेंस की डेफिनेशन निकालूं आल्सो, तो C इज इक्वल टू, मेरे पास बनता है Q अपॉन V, मींस चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर। दिस रेशियो इज कॉल्ड एज कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ दैट कंडक्टर। और ये पैरामीटर आपको बताता है कि किसी भी चार्ज को, कंडक्टर की चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी कितनी है। अगर आपकी कैपेसिटेंस किसी कंडक्टर की ज्यादा है, इट मींस उस पर चार्ज ज्यादा अमाउंट में स्टोर हो सकता है। अगर किसी कंडक्टर की कैपेसिटेंस कम है, इसका मतलब ये है कि उस पर जो चार्ज को स्टोर करने की उसकी एबिलिटी है वो कम है, उस पर चार्ज कम स्टोर होगा। ओके, तो इसके बाद हम इसकी एक बात मैं आपको और बता दूं, चाहे देखने में फॉर्मूले में जो कैपेसिटेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ द बॉडी। ये हम देख रहा है कि कैपेसिटेंस जो है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन मैं एक आपको बात बता दूं कि अगर हम कंडक्टर की कैपेसिटेंस को डिराइव करेंगे, फॉर्मूला डिराइव करेंगे, तो एक बात ध्यान रखिएगा, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कभी भी उस बॉडी के, उस कंडक्टर के इलेक्ट्रिक चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, ये सिर्फ एक फॉर्मूला है। ओके, तो कैपेसिटेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करती है आप नोट भी कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है
द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन, एक तो ये कंडक्टर की शेप पे डिपेंड करती है, अपॉन शेप एंड साइज, शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की शेप, इसके अलावा जो सराउंडिंग मीडियम है, कंडक्टर के चारों तरफ जो मीडियम है उस पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम। ओके, लेकिन ये चार्ज के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का बेसिक फंडा। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की मैं ऐसे यूनिट लिखूंगा, ऐसे यूनिट अगर लिखें इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की, तो चार्ज अपॉन पोटेंशियल होती है, चार्ज की होगी कूलम, पोटेंशियल की होगी आपकी वोल्ट, मींस कूलम पर वोल्ट, और जो कूलम पर वोल्ट है इसको बोलते हैं फैरड, मींस जो कैपेसिटेंस की आपकी ऐसे यूनिट है वो आपकी है फैरड। और एक बात आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि जो फैरड है ये बहुत बहुत बड़ी यूनिट है, इट्स टू मच लार्ज, बहुत बड़ी यूनिट है इलेक्ट्रिकल यूनिट, जो कैपेसिटेंस इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की बहुत बड़ी यूनिट है। नॉर्मल अपन जो कैपेसिटेंस यूज करते हैं वो नॉर्मली आपकी माइक्रोफैरड टाइप में कुछ ऐसी होगी। ओके, तो ये आपके ऐसा यूनिट है। इसका डायमेंशनल फार्मूला भी डिराइव करेंगे, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला कैपेसिटेंस का क्या होगा वो देखिए। कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फार्मूला होगा C इज इक्वल टू Q, Q है चार्ज और V है पोटेंशियल। तो चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला मैं करंट के डेफिनेशन से आपको पहले भी एक दो बार करवा चुका हूं, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला आएगा A1T1। दोबारा रिपीट करा देता हूं आपको, ठीक है। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला आपका है A1T1 अपॉन पोटेंशियल, जो होता है आपका पोटेंशियल होता है आपका वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज। क्लियर? तो ऐसे में अगर मैं एक्चुअली एक काम करते हैं, देखिए अपन Q अपॉन पोटेंशियल को मैं लिख देता हूं वर्क अपॉन चार्ज, तो ऊपर बन गया मेरे पास Q स्क्वायर अपॉन वर्क। तो यहां से आपका डायमेंशनल फार्मूला थोड़ा सा आसान हो गया। Q का डायमेंशनल फार्मूला आपका है A1T1 और उसका हो गया स्क्वायर डिवाइड बाय वर्क का आपका है M1 L2 T-2। तो कैपेसिटेंस का आपका फार्मूला बना M-1 L-2 T-2 A2 और T2। ओके, A2 T2 इसके इन दोनों का स्क्वायर हो गया। तो आपका डायमेंशनल फार्मूला M-1 L-2 T4 एंड A2, ये आपका कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फार्मूला है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये था आपका बेसिक फंडा कैपेसिटेंस का। अभी जो कैपेसिटेंस हम कैलकुलेट करेंगे वो कैपेसिटेंस हम एक स्फेरिकल कंडक्टर के लिए कैलकुलेशन करेंगे। इसकी कैपेसिटेंस की, स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस कितनी होती है, मींस एक स्फेरिकल कंडक्टर है मेरे पास, ठीक है, उस पर कितना चार्ज स्टोर हो सकता है उसकी एबिलिटी हम पता करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर, किसी स्फेरिकल कंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर, देखिए यहां पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, स्फेरिकल कंडक्टर, यहां पर मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूं कि कोई भी चाहे कंडक्टर हो, चाहे कैपेसिटर हो, चाहे जो मर्जी हो, ओके, अगर आप किसी भी बॉडी की कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप फॉर्मूले को चेंज नहीं करेंगे। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला C इज इक्वल टू Q अपॉन V। आप उस बॉडी का पोटेंशियल कैलकुलेट कीजिए, यहां पर पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इतना काम करना है, ओके। तो देखिए मेरे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है, एक स्फीयर है, स्फेरिकल कंडक्टर। मैं आपको पिछले चैप्टर्स में एक बात बता चुका हूं कि अगर ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर की रेडियस आपको दी है, इस कंडक्टर की रेडियस आपकी कैपिटल R है, अगर ये कंडक्टर है और इसको चार्ज दिया जाए, मान लीजिए इसको मैं प्लस Q चार्ज देता हूं, तो प्लस Q चार्ज कहां जाएगा,
तो इस बारे में मैं आपको पिछले चैप्टर्स में बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं कि अगर मैं एक स्फेरिकल कंडक्टर को चार्ज दूं तो चार्ज हमेशा उसके सरफेस पे रिजाइड करेगा, उसके अंदर बिल्कुल भी एंटर नहीं करेगा। ओके, अंदर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल जीरो होगा। तो चार्ज जो है वो इसके सरफेस पे है। ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है, चार्ज इसके सरफेस पे आ गया, मैंने चार्ज इसको प्लस क्यू दिया है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसके सरफेस पे एक पॉइंट P कंसीडर करूं कि ये मेरे पास एक पॉइंट P है, ओके, तो P पॉइंट की जो डिस्टेंस यहां पर कंसीडर कर लीजिए, यहां पर कहीं पर भी कंसीडर कर लीजिए, एक ही बात है। तो P पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो आपकी रेडियस के बराबर ही होगी। ये पॉइंट मैं P मान लेता हूं, तो P पॉइंट पर पोटेंशियल लिखूंगा मैं। ओके, और एक स्फेरिकल कंडक्टर का एक उसके सरफेस पे पोटेंशियल जो है, वो सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। लेट अस कंसीडर a spherical conductor of radius कैपिटल R रेडियस का मैं स्फेरिकल कंडक्टर जो है वो यहां पर यूज कर रहा हूं। ओके, सपोज कितना चार्ज दिया है, सपोज अ चार्ज प्लस क्यू इज गिवन, इसको एक चार्ज प्लस क्यू दिया और वो चार्ज इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया एंड इट डिस्ट्रीब्यूट्स यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस पे इसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सरफेस पे मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया P। नाउ सपोज a point P on the surface of spherical conductor, on the surface पे एक पॉइंट P कंसीडर किया, तो P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, देन क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, ये आपका फॉर्मूला है C is equal to Q upon V। अब B फाइंड कीजिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। इतना काम करना है आपको। ओके, देन द पोटेंशियल एट P, तो एक स्फेरिकल कंडक्टर का पोटेंशियल एट पॉइंट P, इस सरफेस पॉइंट पे स्फेरिकल कंडक्टर का जो पोटेंशियल होता है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये आपका पोटेंशियल जो होता है इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q बाय R वैसे पॉइंट चार्ज के कारण होता है, लेकिन यहां पर पॉइंट चार्ज की बजाय इसकी रेडियस R ली जाएगी, यानी कि Q बाय कैपिटल R। दिस इज द पोटेंशियल ऑन द सरफेस, दिस इज द पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ a spherical conductor। एक spherical conductor के सरफेस पे ये पोटेंशियल है, and this is equation number 1। now from the definition of electrical capacitance, now from the definition of electrical capacitance, आपकी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की डेफिनेशन क्या बोलती है, आपकी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की डेफिनेशन ये बोलती है कि C is equal to Q by V, C is equal to Q by V। तो अगर मैं यहां पर इस फॉर्मूले में V की वैल्यू पुट कर दूं तो मेरा रिजल्ट आएगा। ओके, तो आप करिए इसको यूज, आपका रिजल्ट देखिए क्या आता है। मेरे पास यूजिंग इक्वेशन 1, एक नंबर इक्वेशन को यूज किया, तो C is equal to Q by V की वैल्यू मैंने यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R पुट कर दी, तो Q से Q कैंसिल हुआ हमारा, Q से Q अगर कैंसिल होता है तो मेरे पास C की वैल्यू आती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। मैंने जब आपको C is equal to Q upon V फार्मूला लिखवाया था, तो मैंने आपको एक बात कही थी, शायद आपको याद हो, कि जो कंडक्टर है, किसी भी कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस है वो उस पर जो चार्ज है, चार्ज की अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। कैपेसिटेंस मीडियम पे डिपेंड करती है, देखिए ये एप्सिलॉन नॉट मीडियम पे डिपेंड करती है, मीडियम की नेचर पे डिपेंड करती है, और R मींस उसकी शेप और उसके साइज पे डिपेंड करती है। तो ये 100% आपके यहाँ पर प्रूव भी हो रहा है, ठीक है। दिस इज द कैपेसिटेंस फॉर अ स्फेरिकल कंडक्टर। एक स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस है, बेटा ध्यान रखिएगा, ये कंडक्टर है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जब सॉलिड की बात करो ना, तो सॉलिड की बात करते हैं बच्चे चार्ज को इसके अंदर एंटर करवा देते हैं,
अरे जब कंडक्टर है तो चार्ज उसके अंदर एंटर कभी नहीं होगा, चाहे वो सॉलिड है और चाहे वो हॉलो है। ओके, तो ये आपका आंसर है। यहां पर कई बार क्या होता है, एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या आता है कि क्या फैराडे की जो बात होती है ना, फैराडे की, क्वेश्चन आता है कि क्या एक ऐसा स्फेरिकल कंडक्टर पॉसिबल है जिसकी रेडियस, जिसका कैपेसिटेंस 1 फैराड हो? इज इट पॉसिबल टू मेक अ स्फेरिकल कंडक्टर? इज इट पॉसिबल टू मेक अ स्फेरिकल कंडक्टर? क्या एक ऐसा स्फेरिकल कंडक्टर बनाना पॉसिबल है? कैसा? Is it possible to make a spherical conductor of capacitance having, कर दीजिए, having capacitance 1 farad, having capacitance of 1 farad? एक्सप्लेन कीजिए इसको। तो ये क्वेश्चन आपका जो एग्जाम में काफी बार रिपीट हुआ है बोर्ड के एग्जाम्स में, ध्यान से सुनिएगा बात को, बड़ा आसान है। ओके, क्या आंसर देंगे आप? आपको कैपेसिटेंस का एक ही फार्मूला होता है, ओके, और वो फार्मूला क्या है कैपेसिटेंस का? दैट इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर फॉर अ स्फेरिकल कंडक्टर। एक स्फेरिकल कंडक्टर के लिए यही है, आपका क्वेश्चन भी स्फेरिकल कंडक्टर का है, तो आपने आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहां पर 1 फैराड आ गया कैपेसिटेंस की वैल्यू, गिवन है कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 1 फैराड। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, अभी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है उसकी वैल्यू जो आपकी आती है वो होती है 9 × 10⁹ यूनिट्स। ओके, ये आपकी इतनी वैल्यू होती है। तो अगर मैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो डिवाइड हो जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा 1/9 × 10⁹ r। तो रेडियस जो आपकी आएगी वो आएगी 9 × 10⁹, ये सब कुछ ऐसा ही सिस्टम है तो मीटर में आएगी। 9 × 10⁹ मीटर, ये उस स्फेरिकल कंडक्टर की रेडियस होगी जिसकी कैपेसिटेंस 1 फैराड है। आपको ज्यादा नहीं लगती है? 9 × 10⁹ मीटर मींस अगर मैं इसके किलोमीटर बनाऊं तो मैं ये बनाऊंगा 9 × 10⁶ किलोमीटर। अर्थ जो हमारी बहुत बड़ी है आपको पता है, और अर्थ की रेडियस भी आपको पता है कि अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर है, और ये वाली जो रेडियस है 9 × 10⁶ किलोमीटर, ये मुझे लगता है कि अर्थ की रेडियस से बहुत बहुत बड़ी है। मींस मेरे पास ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं इतना बड़ा स्फेरिकल कंडक्टर बना सकूं जो अर्थ से भी बड़ा है। ओके, क्लियर? तो आपका ये जवाब है नो, इट इज नेवर पॉसिबल टू मेक सच स्फेरिकल कंडक्टर व्हिच हैज कैपेसिटेंस 1 फैराड। ऐसा पॉसिबल नहीं है, नेवर पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है। साथ में आप ये इसका प्लीज दे सकते हो, बिकॉज अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ सच लार्ज रेडियस कैन नेवर बी पॉसिबल। इतनी बड़ी रेडियस का स्फेरिकल कंडक्टर बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ओके, चलिए एक बात और, कई बार क्या होता है कि जो अर्थ है, आपको एक बात पता होगा कि अर्थ एक कंडक्टर है, हमारी अर्थ एक कंडक्टर है। ओके, तो अर्थ जब कंडक्टर है बेटा, अर्थ जब कंडक्टर है तो आपको अगर अर्थ की कैपेसिटेंस पूछी जाए, जब अर्थ की कैपेसिटेंस पूछी जाए तो आप बड़ी आसानी से अर्थ की कैपेसिटेंस जो है वो इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि अर्थ की कैपेसिटेंस इतने फैराड है। और अर्थ बहुत बड़ी है, उसकी कैपेसिटेंस पे बहुत ज्यादा आपको 1 फैराड से कम मिलेगी, बिकॉज 1 फैराड वाला कंडक्टर है ना जो, उसकी रेडियस बहुत ज्यादा बड़ी है। तो आपकी ये जो वैल्यू है कैपेसिटेंस अर्थ की जो है वो वैल्यू 1 फैराड से कम मिलेगी। यू कैन कैलकुलेट वेरी इजीली। रेडियस की वैल्यू 6400 किलोमीटर, उसके मीटर बना लीजिएगा, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिएगा, कैपेसिटेंस आपको फैराड में मिल जाएगी। ओके, तो ये था आपका कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, एक स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस। अभी एक बात यहां पर देखने में मिल रही है हमें कि स्फेरिकल कंडक्टर पर अगर चार्ज की अमाउंट ज्यादा स्टोर करनी है, मींस अगर मैं उसको एक अच्छा कैपेसिटर बनाना चाहता हूं, एक अच्छा चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी देना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे उसका साइज बहुत बड़ा करना पड़ेगा, और इतना बड़ा साइज का कंडक्टर मेरे बस की बात नहीं है। मींस मेरे को कोई और जुगाड़ लगाना पड़ेगा, मींस मेरे को एक ऐसा सिस्टम तैयार करना होगा, एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस तैयार करना होगा जो डिवाइस
इस कंडक्टर के कंपैरेटिवली ज्यादा चार्ज स्टोर करे, इस कंडक्टर के कंपैरेटिवली जो ज्यादा अमाउंट में अगर चार्ज स्टोर करे, मुझे ऐसी डिवाइस तैयार करनी होगी, और ऐसी डिवाइस जो है उसको बोलते हैं कैपेसिटर। ठीक है, एंड दैट इज योर नेक्स्ट टॉपिक, आपका नया टॉपिक है कैपेसिटर। देखिए सबसे पहली बात तो कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर एक स्पेसिफिक डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करने के काम आती है। इसे हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं हमारे घरों में, ठीक है, लाइक फैंस में यूज कर रहे हैं हम, जितनी भी मोटर्स चलती हैं बेटा एसी पर, उन सभी पर कैपेसिटर आपको लगा हुआ मिलेगा, जिसको सिंपल लैंग्वेज में कंडेंसर भी कहा जाता है। ओके, तो आपका जो टॉपिक है कैपेसिटर। अभी कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि एक कंडक्टर से ज्यादा चार्ज स्टोर करती है, बट इट इज नॉट अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ओके, ये कैपेसिटर की प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। तो पहले हम प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे, उसके बाद हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर की एक प्रॉपर डेफिनेशन भी देंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहला हमारा कैपेसिटर में जो हम पहले पढ़ रहे हैं वो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर यानी कि एक कैपेसिटर जो है उस पर ज्यादा अमाउंट में चार्ज स्टोर करने के लिए क्या किया जाए। ओके, यानी कि एक कंडक्टर पे ज्यादा चार्ज स्टोर करना चाहता हूं, एक सिंपल कंडक्टर से ज्यादा चार्ज, उस पर और ज्यादा चार्ज स्टोर करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं क्या करूं, दिस इज माय क्वेश्चन। ओके, तो सुनिए ध्यान से। मैंने क्या किया, मेरे पास एक कंडक्टर है, इसको आप प्लेट मान सकते हैं मेटल की, आप इसको किसी भी शेप में ले सकते हैं। तो मैंने एक सिंपलेस्ट कंडक्टर लिया, दैट इज अ प्लेट, मेटल की मेरे पास एक प्लेट है। ओके, इसको कंडक्टर 1 बोलूंगा मैं। ये 1 नंबर कंडक्टर को मैंने चार्ज दिया, जब मैंने इसको चार्ज दिया तो चार्ज इस पर स्टोर होना शुरू हो गया भाई। ठीक है, जैसे बंदा खाना खाता है, उसका पेट अल्टीमेटली एक टाइम पर जाके उसका पेट फुल हो जाता है ना। अगर मान लीजिए मैंने किसी बच्चे को कहा भी रसगुल्ले खा भी है ना, तो रसगुल्ले खाता जाएगा खाता जाएगा खाता जाएगा, अल्टीमेटली एक लिमिट होगी ना, उसके बाद उसका पेट फुल हो जाएगा, फिर वो बोले नहीं भाई अब मुझसे तो खाए नहीं जाते, है ना। तो हमने इस कंडक्टर को चार्ज दिया तो चार्ज इस पर स्टोर होना शुरू हो गया। अभी एक लिमिट होगी चार्ज को स्टोर करने की, और चार्ज की मैक्सिमम अमाउंट कब, देखो मैंने आपको एक बात बोली थी, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। तो जब आपका पोटेंशियल सैचुरेट हो जाए, मींस द पोटेंशियल बिकम्स मैक्सिमम, देन नो फर्दर चार्ज कैन बी स्टोर्ड ऑन दिस कंडक्टर। अगर इस कंडक्टर का पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाए तो मैं इस कंडक्टर पर और चार्ज की अमाउंट को स्टोर नहीं कर सकता, मींस दैट इज द मैक्सिमम चार्ज। अभी इस पर मैक्सिमम चार्ज स्टोर हो चुका है और मैं चाहता हूं कि इस पर और चार्ज स्टोर किया जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके पास एक कंडक्टर नंबर 2 रखेंगे। हम इसके पास एक कंडक्टर नंबर 2 रखेंगे। ये जो कंडक्टर नंबर 2 है, इस कंडक्टर नंबर 2 पर इंडक्शन से चार्ज आएगा। अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो इसके अंदर वाली साइड में, इन साइड में नेगेटिव चार्ज इंडक्शन से आ जाएगा, और जो बाहर वाली साइड है बेटा, बाहर वाली साइड में इंडक्शन से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, ये तो चार्ज स्टोर करने वाला है, ये जो कंडक्टर है इस पर चार्ज स्टोर हो रहा है, टू स्टोर द चार्ज, यहां पर चार्ज स्टोर कर रहे हैं, और ये वाला इस चार्ज की अमाउंट को बढ़ाने के लिए यहां पे लगा है। अब अमाउंट बढ़ेगी कैसे वो सुनिए। इसका पोटेंशियल मैक्सिमम हो गया, अब और चार्ज ये स्टोर करता नहीं, तो मैंने इसके पास एक कंडक्टर और लगा दिया, और इस कंडक्टर को बकायदा मैंने क्या किया, इस कंडक्टर को अर्थ कर दिया। एंड दिस इज द की पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल का की पॉइंट है ये आपका। जब मैंने इस 2 नंबर कंडक्टर को अर्थ कर दिया तो ध्यान से देखिएगा, ये जो नेगेटिव चार्ज जो नीडर फेस पे है 2 नंबर कंडक्टर के, नेगेटिव चार्ज जो है वो इस पॉजिटिव के अट्रैक्शन के कारण कहीं भी नहीं जाएगा, लेकिन जो उधर वाली साइड का पॉजिटिव है, पहली बात तो वो इससे रिपेल हो रहा है। दूसरी बात, ये जो अर्थ है, आपको मैं अर्थिंग के कंसेप्ट में एक बात बड़े ध्यान से समझा चुका हूं कि चाहे चार्ज पॉजिटिव हो और चाहे चार्ज नेगेटिव हो, उसने तो ग्राउंड में जाना ही है। ओके, वो तो अर्थ होगा। तो यहां पर ये
सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड को फ्लो कर गया, तो ग्राउंड, जब ये ग्राउंड को फ्लो कर गया तो मेरे पास इस कंडक्टर पर केवल और केवल नेगेटिव चार्ज रह गया। अब उसका मेरे को फायदा क्या है वो सुनिए। इसका मेरे को फायदा क्या है, देखिए जब Q चार्ज इसको दिया तो इसका कोई पर्टिकुलर पोटेंशियल V हो गया। कितना पोटेंशियल हो गया? V। क्लियर? तो 2 नंबर कंडक्टर को जब इसके पास लाए तो इस पर नेगेटिव चार्ज इंडक्शन से आ गया, और इस नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा। अगर मैं इस नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल यहां पर पता करूं तो इस नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होगा, और वो नेगेटिव पोटेंशियल इस पॉजिटिव पोटेंशियल में से माइनस होगा। मींस अगर ये V1, अगर ये पोटेंशियल V1 है, अगर पोटेंशियल ये V है और मैंने 2 नंबर कंडक्टर पे नेगेटिव पोटेंशियल मान लीजिए स्मॉल v हो गया, तो नेगेटिव का स्मॉल v इस बड़े वाले पोटेंशियल में से माइनस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली दिस फिनोमिना, ये वाला जो 2 नंबर कंडक्टर जो कि अर्थ है, इट डिक्रीजेस द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर 1। ये कंडक्टर 1 का पोटेंशियल डिक्रीज कर देगा, और जब पेट थोड़ा सा खाली हो जाए तो उसमें थोड़े से रसगुल्ले और जाने की पॉसिबिलिटी हो जाती है ना। तो यही बात यहां पे है कि अगर थोड़ा सा भी यहां पर पोटेंशियल डिक्रीज हुआ, मींस चार्ज और आने की पॉसिबिलिटी हो गई, तो मैं और चार्ज यहां पे स्टोर कर दूंगा। और मैं एक बात यहां पर बताना चाहता हूं कि जब ये नेगेटिव का पोटेंशियल है, ये काफी ज्यादा अमाउंट में इसका पोटेंशियल डिक्रीज कर देता है, जिस कारण से 1 नंबर कंडक्टर जो है इस पर काफी लार्ज अमाउंट में चार्ज को स्टोर किया जा सकता है। क्लियर? सो दिस इज द प्रिंसिपल टू स्टोर चार्ज on a particular conductor with the help of a nearby conductor which is earthed, जिसको आप अर्थ कर चुके हैं। क्लियर? तो एक कंडक्टर अर्थ होगा, दूसरे पे चार्ज की लार्ज अमाउंट स्टोर होगी। दिस इज द प्रिंसिपल, ये आपका प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर है। तो इसको थोड़ा सा हम लिखना चाहेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में थोड़ा सा लिखना चाहेंगे कि जब 1 नंबर कंडक्टर को when कंडक्टर 1 is charged, जब 1 नंबर कंडक्टर को मैंने चार्ज किया टू मैक्सिमम पोटेंशियल तक चार्ज किया, तो उस पर और चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी नहीं होगी। ठीक है? when कंडक्टर 1 is charged to maximum potential, then it does not have ability to store more charge। तो ये और चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी नहीं रखता। तब हम इसके पास एक कंडक्टर नंबर 2 जो कि अर्थ है उसको रखेंगे। नाउ प्लेस अ कंडक्टर 2 नियर बाय, इसके पास में मैं कंडक्टर 2 रखूंगा विच इज अर्थ, जो कि अर्थ होगा। तो जो फर्दर फेज पे पॉजिटिव चार्ज है वो ग्राउंड होने के कारण इसका जो नेगेटिव इंड्यूस्ड चार्ज है वो 1 नंबर का पोटेंशियल जो है उसको डिक्रीज कर देगा। द पॉजिटिव इंड्यूस्ड चार्ज ऑन फार्दर फेज, जो बाहर का फेज है, बाहर वाला, द पॉजिटिव इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द फार्दर फेज फ्लोज टू अर्थ, वो अर्थ को फ्लो कर गया, और जो नेगेटिव चार्ज नियर फेज पे है वो इसके पोटेंशियल को डिक्रीज कर देगा। एंड द नेगेटिव इंड्यूस्ड चार्ज जो आपका नेगेटिव इंड्यूस्ड चार्ज है on the nearer face of conductor 2 decreases the potential of conductor 1, decreases the potential of conductor 1 by large amount। और जब लार्ज अमाउंट में उसका पोटेंशियल डिक्रीज कर गया तो यहां पर काफी लार्ज अमाउंट में चार्ज में और ज्यादा स्टोर कर सकता हूं।
So a large amount of charge can be stored further. Large amount of charge can be stored further on conductor 1. आपका जो एक नंबर कंडक्टर है उस कंडक्टर पे काफी लार्ज अमाउंट में चार्ज आप और ज्यादा स्टोर कर सकते हो। तो इन दिस वे हम एक नॉर्मल कंडक्टर से ज्यादा चार्ज एक कंडक्टर पे स्टोर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अनदर नियर बाय कंडक्टर। ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन स्टोर charge more than a simple conductor, या isolated लिखिए, that is better, more than an isolated conductor। एक isolated conductor से ज्यादा चार्ज आप स्टोर कर सकते हैं। इस डिवाइस को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर। सच डिवाइस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर। Such device is called as electrical capacitor। ये आपकी जो डिवाइस है इसको इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर बोला जाता है। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर में हमेशा दो कंडक्टर होंगे। ओके, एक कंडक्टर पे चार्ज स्टोर होगा और दूसरा ग्राउंड होगा। सिंपल सी बात है। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर की डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो अभी आपकी डेफिनेशन तैयार है, अब आप यहां पे इसको लिख सकते हैं। इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस जिसको हम चार्ज को स्टोर करने के काम लेते हैं, और इसके दो कंडक्टर होते हैं जिसमें नियर बाय कंडक्टर्स। इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस हैविंग टू नियर बाय कंडक्टर्स। दो पास कंडक्टर पड़े होंगे, टू नियर बाय कंडक्टर्स, आउट ऑफ विच, जिनमें से आउट ऑफ विच वन इज अर्थ, एक को अर्थ कर देंगे। आप अर्थ इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, डजंट मैटर। ठीक है, आउट ऑफ विच वन इज अर्थ। वन का मतलब पहला नहीं है, वन का मतलब कोई भी एक। ठीक है, वन इज अर्थ एंड अदर इज यूज्ड टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, जबकि दूसरा लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर करने के काम आता है। तो ये आपकी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर का प्रिंसिपल, ये सारे का सारा कंप्लीट है आपका। ठीक है, इसके बाद जो मेरा नया टॉपिक आता है वो आता है टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर के टाइप्स देखो, कैपेसिटर जो है बेसिकली वो यहां पर हम तीन टाइप के हैं हमारे, लेकिन हमारे सिलेबस में जो कैपेसिटर है दैट इज ओनली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, कैपेसिटर तीन तरह के हैं। पहला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फर्स्ट वन, सेकंड इज स्फेरिकल कैपेसिटर एंड थर्ड वन इज सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। बेसिकली तीन टाइप के कैपेसिटर हैं, लेकिन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की डिटेल करेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसा कैपेसिटर है उसकी स्टडी करेंगे। ओके, तो अपना नया टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बेटे क्या है, ध्यान से सुनिएगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो दो कंडक्टर थे वो दोनों कंडक्टर प्लेट्स होंगे मेटल की। ओके, जो दो मैंने कंडक्टर प्रिंसिपल में माने हैं वो अगर वो दोनों में प्लेट्स मान लूं कि एक प्लेट ये पड़ी है, इसके पैरेलल में दूसरी प्लेट रख दी, दूसरी को ग्राउंड कर दिया, तो पहली पे चार्ज स्टोर करेंगे। सच डिवाइस इज कॉल्ड एज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसको मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलूंगा। ठीक है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, एक ऐसा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर है जिसमें दो मेटल प्लेट्स जो कि पैरेलल पड़ी है एक दूसरे के। ओके, इट इज एन इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर, एक ऐसा कैपेसिटर है बेटा, इट इज एन इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर which has two metallic
plates placed which has two metallic plate placed parallel to each other, दोनों एक दूसरे के पैरेलल पड़ी हैं, such that, कैसे, such that one plate is earthed, एक प्लेट तो आपकी अर्थ है, one plate is earthed, एक प्लेट आपकी अर्थ की हुई है, and other plate is used to store large amount of charge, दूसरी प्लेट पे लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर करेंगे। तो आपकी ये वाली जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर की डेफिनेशन से डिफरेंट नहीं है। वहां पर मैं कंडक्टर बोलूंगा, यहां पर मैं मेटल की प्लेट बोलूंगा, इतने डिफरेंस है और कुछ नहीं है। मींस अगर आप इसका डायग्राम बनाना चाहते हैं तो इसके डायग्राम में कोई भी दिक्कत नहीं है आपको। ये आपकी एक प्लेट हो गई, देखो 2D में तो ऐसी आएगी। अगर 3 डायमेंशन में बनाना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं। ये एक प्लेट है आपकी, ये आपकी दूसरी प्लेट है, ये दोनों पैरेलल पड़ी हैं, ओके। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस d है। ये प्लेट को पॉजिटिव चार्ज देंगे आप, ये आपकी पॉजिटिव चार्ज की प्लेट है, ओके। इस पर तो चार्ज स्टोर करेंगे और इसको प्लेट को आप ग्राउंड कर देंगे। ये प्लेट नंबर 1 है, ये प्लेट नंबर 2 है, ओके। तो अगर इस पे पॉजिटिव है तो इस पे कौन सा चार्ज है, ये भी देखिए, पॉजिटिव तो ग्राउंड हो गया था, तो इस प्लेट पे अकेला नेगेटिव चार्ज आपका रिसाइड करेगा, ध्यान रखिएगा। एक प्लेट पे पॉजिटिव और दूसरी प्लेट पे नेगेटिव। सो दिस इज द 3 डायमेंशनल डायग्राम। हम नॉर्मली 2D डायग्राम ही यूज करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो रीजन है, उस रीजन में मटेरियल कैसा है, इस बात पे डिपेंड करता है कि कैपेसिटेंस की अमाउंट कितनी होगी, ठीक है। तो हम इसकी कैपेसिटेंस की जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे उसमें हम इस बात को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करेंगे, ओके। तो नाउ वी विल डिराइव द फार्मूला फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फार्मूला डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए मैं इसकी बजाय एक सिंपल सा डायग्राम आपके लिए रखूंगा। एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेशन फॉर capacitance of a parallel plate capacitor, expression for capacitance of a parallel plate capacitor। एक parallel plate capacitor की जो capacitance है, expression for capacitance of a parallel plate capacitor, एक parallel plate capacitor की capacitance का फॉर्मूला आप डिराइव कर रहे हैं, ओके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक कैपेसिटर को मानेंगे कि ये एक मेरे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एक खासियत क्या है कि इस पर एक प्लेट पर तो पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज रिसाइड कर रहा है। जो ग्राउंड किया था सेकंड प्लेट को, ठीक है, वो अभी मैं शो नहीं कर रहा यहाँ पे, क्योंकि अंडरस्टूड है कि ये ग्राउंड है, तभी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया है, ओके। ये एक प्लेट होगी भैया, ये दूसरी प्लेट होगी। दोनों प्लेट्स में एक बात बता दूं, अगर यहां पर चार्ज प्लस क्यू है तो 100% यहां पर चार्ज कितना है, माइनस क्यू। इस बात का खास ध्यान रखिएगा। और जो चार्ज इस कैपेसिटर पर स्टोर्ड है दैट इज प्लस क्यू, वो ये वाला है, ओके, जो इस प्लेट पे, प्लेट नंबर 1 पे स्टोर किया है। इसकी जो डिस्टेंस है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, उसको मैं डी मानता हूं। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज डी। तो अभी कैपेसिटेंस के लिए मैंने आपको एक फंडा बताया था कि मेरे पास एक ही फार्मूला है, C is equal to Q upon V, ओके। अगर मैं यहां पर V की वैल्यू मींस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीस टू प्लेट्स, अगर मैं इन दोनों प्लेट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करके मैं इस फार्मूले में पुट कर दूं तो मेरा आंसर आ जाता है, इतना ही काम है, ओके। तो देखिए कैसे करें। सपोज कुछ बातें मानेंगे। सपोज एक तो D है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच का सेपरेशन, कैपिटल ए एरिया ऑफ ईच प्लेट, हर एक प्लेट का जो एरिया है, ओके, जो कॉमन एरिया, आमने सामने जो एरिया है, दिस इज द कॉमन एरिया ऑफ ईच प्लेट, हर एक प्लेट का कॉमन एरिया जो इसके आमने सामने है, ओके।
इस प्लेट का भी कोई एरिया होगा, इस प्लेट का भी कोई एरिया होगा, तो ये वो वाला है। चार्ज प्लस क्यू दिया है, इस प्लेट को इस पर नेगेटिव आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद मैं पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन पे जाऊंगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए मेरे को क्या चाहिए, नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही है, मेरे दिमाग पे चल रहा है C इज इक्वल टू Q अपॉन V, दिस इज द ब्लूप्रिंट, बस और कुछ नहीं। V की वैल्यू यहां पर पुट करनी है, जहां से मर्जी लेके आइए, ओके। नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है मैं उसको कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो मेरे पास कोई भी तरीका नहीं है, ओके। तो मेरे पास तरीका क्या लगाऊं मैं, मेरे पास एक दिमाग चल रहा है मेरा कि यहां पर पॉजिटिव है, यहां पर नेगेटिव है, तो इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को मैं यूज कर सकता हूं। आप बोलो कैसे यूज करना है, देखो आपको एक फंडा बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू dV बाय dr, याद है, या dV बाय dx, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो मैं यहां पर इसको V तो पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं, और सेपरेशन दो प्लेट्स के बीच में हम कितना मान रहे हैं यहां पे d, V अपॉन d। तो अगर मैं पोटेंशियल की वैल्यू यूज करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन d आ जाएगा मेरे पास, ओके। तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू E इनटू d, यहां पर सिंस लिखेंगे, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V बाय d, क्योंकि ये फार्मूला मुझे आता है इसलिए मैं ये वाला लगा रहा हूं। अभी मेरे पास जो टारगेट बच गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अभी मेरा टारगेट ये है कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहीं से लेके आऊं, यहां पे पुट करूं तो रिजल्ट दूं। अभी दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती कितनी है, अभी मैं वो कैलकुलेट करूंगा। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड, नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, इन दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको गॉस थ्योरम में मैंने एक बात बताई, शायद याद होगी आपके, ये मेरे पास एक थिन शीट है, इस शीट पे पॉजिटिव चार्ज दिया है, ओके, और इस रीजन में किसी भी पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, क्यों भैया, पढ़ा है ना आपने। और पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा दूर की तरफ होता है, नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी खुद की तरफ होता है। तो यहां पे आइए, अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो इस पॉजिटिव प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड तो है वो उधर की तरफ, वो तो होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ध्यान से लिखिएगा, ओके। और इस नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ, वो होएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है तो मैं इसको ऐड कर दूंगा। तो यही बात मैं यहां पे लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड, मींस मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो आता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1। तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आपका इक्वेशन नंबर 2, आप 2 नंबर इक्वेशन को यहां पे यूज करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अगर आपकी प्लेट जो है उन दोनों मेटल प्लेट्स पर एक पर पॉजिटिव और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज है और दोनों चार्ज की वैल्यू सेम है, मींस सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा सेम है। आप यहां पर लिख भी सकते हैं सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ईच प्लेट, दोनों प्लेट्स की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, एक की प्लस सिग्मा होगी दूसरे की माइनस सिग्मा होगी, ठीक है, ऑफ ईच प्लेट। आप ये बात लिख सकते हैं यहां पे, ओके। खैर, तो कंटिन्यू करते हैं, हम हमारा डेरिवेशन कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद हम इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में यूज करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। देखिए देखिए मेरे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, यूजिंग इक्वेशन 2, यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, एक नंबर में यूज किया तो पोटेंशियल की वैल्यू आई मेरे पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। अभी सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिंस सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, तो मैं यहां पर पोटेंशियल की जो वैल्यू लिखूंगा वो लिखूंगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इनटू D। दिस इज द पोटेंशियल एंड इक्वेशन नंबर 3। तो डेफिनेशन जो है कैपेसिटेंस की, तो प्रोसेस तो मुश्किल तो नहीं है ना, पोटेंशियल कैलकुलेट करना था वो मिल गया हमें, ओके। नाउ फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, फ्रॉम द डेफिनेशन
ऑफ कैपेसिटेंस। आपकी जो कैपेसिटेंस की डेफिनेशन बोलती है वो क्या कहती है? वो बोलती है C इज इक्वल टू Q बाई बी यूजिंग इक्वेशन 3 नंबर इक्वेशन को आप यूज कीजिए। जब थर्ड इक्वेशन को आप यूज करेंगे तो आपके पास कैपेसिटेंस की फाइनल वैल्यू आ जाएगी। C इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इनटू D। Q से Q आपका कैंसिल हो गया। आपका रिजल्ट एक बार फिर बता रहा है कि जो कैपेसिटेंस है वो चार्ज स्टोर जो किया है उसकी अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रही है। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। मीडियम की नेचर पे डिपेंड कर रही है एप्सिलॉन नॉट। एरिया ऑफ ईच प्लेट पे डिपेंड कर रही है, ओके। और D यानी कि सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स पे डिपेंड कर रही है। जितना सेपरेशन ज्यादा होगा कैपेसिटेंस उतनी कम होगी, जितना सेपरेशन ज्यादा होगा कैपेसिटेंस कम होगी, जितना सेपरेशन कम होगा सेपरेशन ज्यादा उतनी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना हर एक प्लेट का एरिया ज्यादा होगा, पैरेलल प्लेट्स में कॉमन एरिया जितना ज्यादा होगा कैपेसिटेंस उतनी ही ज्यादा होगी, ओके। और तीसरा मीडियम की नेचर पे, ठीक है। मीडियम की परमिटिविटी अगर ज्यादा है तो कैपेसिटेंस भी ज्यादा है, मीडियम की परमिटिविटी कम है तो कैपेसिटेंस भी कम है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये आपकी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है। इसके बाद इसमें एक छोटा सा स्पेशल केस आ जाता है। वो स्पेशल क्या है कि यहां पर तो मैंने मीडियम में कुछ भी नहीं यहां पर बना, ओके। मान लीजिए कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है उसकी दोनों प्लेट्स के बीच में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में मान लीजिए मैं एक मीडियम को भर देता हूं जिसको आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम बोलते हैं, ओके। डाइलेक्ट्रिक मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल K होगा। मैंने आपको पहले भी बोला है कि जब मीडियम को यहां पर अप्लाई करेंगे तो उसकी जो परमिटिविटी आपको कभी नहीं दी जाएगी, हमेशा उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, ओके। तो यहां पर देखिए स्पेशल केस में हम करते हैं when a material of dielectric constant K is filled between the plates। जब प्लेट्स के बीच में कोई मटेरियल भर दिया जाए, मींस ये मेरे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये पॉजिटिव है, ओके, ये नेगेटिव है, ओके। और यहां पर बीच में मैंने एक कैपिटल K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मटेरियल भर दिया। कितना? कैपिटल K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो कैपिटल K का फॉर्मूला मेरे को लगता है कि आपने फर्स्ट चैप्टर में बड़े ध्यान से पढ़ा होगा। कैपिटल K इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो अगर एप्सिलॉन की वैल्यू मैं यूज करूंगा तो एप्सिलॉन की वैल्यू मेरे पास आएगी K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। अभी मैं करके आ रहा हूं वो सुनो। तो मेरे पास न्यू कैपेसिटेंस कितनी आएगी? सो द न्यू कैपेसिटेंस, नई कैपेसिटेंस इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दैट इज इक्वल टू C डैश, वो मेरी C डैश हो गई, एंड दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन A ओवर D। बिकॉज़ मीडियम है तो मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन आएगी। एप्सिलॉन की वैल्यू में यहां पर K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट यूज करूंगा तो मेरे पास C डैश इज इक्वल टू K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाय D, ओके। तो मैं यहां पर जो एप्सिलॉन नॉट A बाय D ये वाली टर्म है, इसकी वैल्यू मैं इक्वेशन इससे पुट कर दूंगा। दैट वाज द फाइनल इक्वेशन, 4 नंबर इक्वेशन। अगर मैं 4 नंबर इक्वेशन को यहां पे यूज करूं तो मेरे पास जो रिजल्ट आता है वो आता है C डैश नई कैपेसिटेंस इज इक्वल टू K टाइम्स C। पुरानी कैपेसिटेंस को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नई कैपेसिटेंस आएगी। एक बात और, सिंस K इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, सिंस K इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, क्योंकि K की वैल्यू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कभी भी 1 से छोटा नहीं होता, तो सिंस K इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, देयरफॉर जो आपकी कैपेसिटेंस C डैश है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन C, मींस कैपेसिटेंस इंक्रीजेस ऑन इंट्रोड्यूसिंग अ मटेरियल। अगर आप यहां पर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालते हैं, एक पर्टिकुलर मटेरियल जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, अगर उसको इन दोनों प्लेट्स के बीच में फिल करते हैं तो कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगी, मींस कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, मींस द कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। सो दिस इज द रिजल्ट, ओके। तो ये था आपका
ये था आपका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बाद उसका प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दैट इज द स्पेसिफिक कैपेसिटर, उसकी प्रॉपर डिस्कशन, उसकी कैपेसिटेंस का जो प्रॉपर डेरिवेशन है, उसका स्पेशल केस है, ये सब कुछ बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। सो इसके बाद जो नया टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वो भी कैपेसिटेंस से रिलेटेड ही होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।